हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्लास 9th का आपका साइंस का बुक है, ओके, उसका यहाँ पे जो 16th वाला चैप्टर है उसका यहाँ पे कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का। अगर आप इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ओके, आपको ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी नीचे उसके क्वेश्चन दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, उस अप्रोप्रिएट ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, अगर आप यहाँ पे नीचे सारे के सारे अगर आंसर देखते हो तो हमने क्या किया है, उसको हाईलाइट किया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सभी के सभी जो आंसर है वो समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि मेंडल्स का जो मोनोहाइब्रिड ये था, एक्सपेरिमेंट था, उसमें एक किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया था, और यहाँ पे आपको एक सुटेबल एग्जांपल का यहाँ पे आपको ये देना है, ओके, बताना है, और उसमें एनी वन क्रॉस के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी था उसको यहाँ पे उन्होंने F1 जनरेशन नाम दिया था। ओके, और यहाँ पे उसका पूरा एक जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे आंसर में देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर उन्होंने जो एक्सप्लेन मंडल्स डायहाइब्रिड रेशियो विद द हेल्प ऑफ एनी वन क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे अभी जैसे हमने मोनोहाइब्रिड रेशियो देखा था मेंडल्स का, उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने डायहाइब्रिड रेशियो पूछा है मेंडल्स का। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो का डेफिनेशन है, साथ में F2 जनरेशन किस तरीके से हुआ था, ओके, उसका रेशियो क्या क्या है, तो ये सारी चीजें, उसका किस तरीके से क्रॉस लिंकेज है, वो सभी चीजें यहाँ पे आपको आंसर के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पॉइंट आपका, ये दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट और ये आपका चौथा पॉइंट फॉर मोनोहाइब्रिड। ओके, उसी तरीके से फॉर डायहाइब्रिड यहाँ पे आपका पहला पॉइंट, यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट, ये आपका चौथा पॉइंट। ओके, तो सभी के यहाँ पे चार चार पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से दिए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, वो चारों पॉइंट को आपको देखना है, सही से रीड करना है। ओके, और आपको अगर आप रीड भी करते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस में जो डिफरेंशिएट है और उसके जो आंसर है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि इज इट राइट टू अवॉइड लिविंग विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से पीपल्स को कि उनको बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, जैसे वो उनकी पैरों की उंगलियां आपको प्रॉपर देखने के लिए नहीं मिलती होगी। ओके, उनके हाथ प्रॉपर नहीं होते हैं, उनके हेयर प्रॉपर नहीं होते हैं। ओके, कभी कभी उनकी विजुअल प्रॉपर नहीं होती है। तो क्या ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए? ओके, तो ये बिल्कुल भी एक तरह से जो कंटेजियस बीमारी होती है जैसे दांत खाज खुजली, उसकी तरह बिल्कुल नहीं होता है। तो आप किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर पर्सन के साथ अगर आप रहते हो, ओके, तो उसको अवॉइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है। ये एक दूसरे से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बिल्कुल नहीं फैलता। ओके, और किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर व्यक्ति को अगर मेडिकल अच्छे से दिया जाए, ओके, और तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सकती है, रिकवरी बहुत अच्छे से उसमें देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये सारी चीजों को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको किसी भी पर्सन को जो जेनेटिकली डिसऑर्डर है उसको आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, जिसमें अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो कि व्हाट इज मीन्ड बाय द क्रोमोसोम, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ओके, तो क्रोमोसोम्स आपने देखे होंगे, हम लोग बेसिकली जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। ओके, 22 या 23 क्रोमोसोम, और सॉरी यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स जो पेयर होते हैं उनकी हम बात करते हैं, जिसमें जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं, और एक जो आपका एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, जिसके कारण हम लोग जो मेल और फीमेल है ये डिसाइड होता है सिर्फ दो क्रोमोसोम की वजह से। पहला आपका एक्स और दूसरा वाई है। ओके, अगर वो एक्स फीमेल के साथ ये करता है, मीटिंग करता है, तो वो फीमेल होता है, और वाई अगर एक्स के साथ मिलता है तो वो मेल, मेल जो एक ये है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही सिंपल है क्रोमोसोम वाला, अगर आप
पूरा टॉपिक देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल आपको समझ में आ जाएगा इजिली। अगर आपको क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजिली इसका जो आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, तो डीएनए मॉलिक्यूल का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाया है, लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेलिक्स जैसा होता है, यानी जिगजैग वाला, जैसे ये ऐसा ऐसा। ओके, तो ये इस तरीके से आपको जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपको फॉस्फेट और बैकबोन आपको देखने के लिए मिलता है, नाइट्रोजनस बेस, बेस पेयरिंग, डबल हेलिक्स, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। तो ये सारी जो चीजें वो आपको एक ही जो स्ट्रिप होती है डीएनए की उसके अंदर आपको सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें हम लोग ए टी सी जी, ओके, इसको हम लोग मैच करते हैं, ओके, डीएनए के अंदर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट द यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो इस्तेमाल है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली जो क्राइम स्पॉट होते हैं वहां पे हमको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। आज के टाइम पे आपको मेडिकल और जेनेटिक रिसर्च में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, कंजर्वेशन के लिए, जीनियोलॉजी और जो एंसेस्ट्री है उसके अंदर भी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल होता हुआ देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप ऑफ आरएनए। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए का किस तरीके से वो आरएनए दिखता है आपका, ओके, वो आपको यहाँ पे बताया है। साथ में यहाँ पे जो फंक्शन है और साथ में जो उसके टाइप है वो सारी चीजें आपको इस आंसर में देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, प्रॉपर तरीके से ये सारे के सारे आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, आपको जो इसका आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द पीपल टू हैव देयर ब्लड एग्जामाइंड बिफोर मैरिज। ओके, तो अभी आप देखते हो कि बहुत से लोगों में जो एक ब्लड के कारण होने वाले जैसे प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर हो गया या फिर एड्स हो गया, तो या फिर एचआईवी हो गया, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये जब तक आप ब्लड का चेकअप नहीं करवाते हो रेगुलरली तब तक आपको ये पता नहीं चलता, क्योंकि बाहर से आप देख के ये सारी जो बीमारियां हैं उनका आप पता नहीं लगा सकते। और ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से आपके बॉडी के लिए, सामने वाले पार्टनर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ओके, तो इसके लिए आप जब भी मैरिज करते हो, शादी करते हो, तो आपको पता है कि उसके साथ आपको पूरी जो अपनी लाइफ है वो स्पेंड करनी है। तो इसके लिए उससे पहले आप क्या करो, जो आपका ब्लड है, ब्लड का एग्जामाइन करवाए, उसका प्रॉपर एक रिपोर्ट देखे, उसके बाद अगर आपको रिपोर्ट में कोई भी परेशानी अगर आपको नहीं दिखती है तब आप जाके उस चीज को आप आगे बढ़ाएं। ओके, उससे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी गई है कि आपको किस लिए ब्लड चेकअप है वो करवाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सबसे पहला आपका ब्लड कंपैटिबिलिटी, ओके, दूसरा यहाँ पे जेनेटिक स्क्रीनिंग और तीसरा यहाँ पे इन्फेक्टियस डिजीजेस। ओके, तो इसके लिए आपको ये रेगुलर तरीके से जो आपका ब्लड है उसको एग्जामाइन करवाते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन टाइप देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ईच। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आपका डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम का यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से वो पूरा का पूरा जो आंसर है आप यहाँ पे नोट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड है आपका मोनोजेनिक डिसऑर्डर। तो मोनोजेनिक डिसऑर्डर क्या होता है, ओके, तो मोनोजेनिक डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, जैसे आपने देखा था कि मेंडेलिव ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरीके से उसने पूरा एक्सपेरिमेंट बताया था, वो सेम जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था उसी डिसऑर्डर को हम लोग मोनोजेनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सी वाला देखते हो, सी वाला क्वेश्चन जिसमें आपको सिकल सेल अनीमिया के बारे में पूछा है, जैसे उसके सिम्टम्स क्या हो गए और उसके ट्रीटमेंट क्या हो गए। ओके, तो सिकल सेल अनीमिया सबसे पहले तो आपको ये इजी लैंग्वेज में समझना होगा कि ये होता है आपके ब्लड सेल्स के अंदर। ओके, ब्लड सेल्स क्या होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, लेकिन जब आपको ये सिकल सेल अनीमिया जो बीमारी है अगर आपको ये लगती है तो इसमें क्या होते हैं, जो आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। और ब्लड, जैसे आपने देखा होगा कि फुटबॉल कैसा अगर हवा निकाल दी जाए तो वो एक कैसा शेप में आ जाता है। ओके, जैसे अगर आपने हवा भरी किसी फुटबॉल में तो वो पूरा राउंड रहता है, लेकिन जैसे आपने हवा निकाल दी तो वो इस तरीके से आपको दिखने लगता है। ओके,
तो सेम आपका जो ब्लड सेल है वो भी आपको इस तरीके से दिखने लगता है आफ्टर सिकल सेल अनीमिया के बाद। ओके, उसके बाद उसके यहाँ पे सिम्टम्स भी दिए हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके लिए आपको क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो यहाँ पे भी आपको दिया है। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सिंपल से एक चार्ट दिया है कि हाउ आर द आइटम्स इन द ग्रुप ए बी एंड सी इंटर रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ए बी और सी में आपको जैसे हम लोग मैच द फॉलोइंग करते हैं ना, उसी तरीके से आपको ये करना है, लेकिन इसमें तीनों कॉलम को आपको मैच करना है। ओके, जैसे लेबर, हेरिडिटरी, ऑप्टिक और न्यूरोपैथी, तो इसको आपको मैच करना है। बी में भी आपको प्रॉपर होना चाहिए और सी में भी इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। तो अगर आप नेक्स्ट वाला पेज देखोगे जहां पे हमने इसका जो प्रॉपर एक आंसर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। ओके, जैसे लेबर, हेरिडिटरी, ऑप्टिकल, न्यूरोपैथी, जिसमें आपका बी में आएगा माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, सी में आएगा दिस डिसऑर्डर अराइज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ओके, उसी तरीके से आपका जो डायबिटीज है, एल्बेनीज है, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम है या फिर क्निल फैक्टर सिंड्रोम है, वो सभी के आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन रिलेशनशिप। ओके, जैसे यहाँ पे 44 प्लस एक्स को हम लोग क्या करते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, वो होगा आपका क्निलफेल्टर सिंड्रोम। ओके, उसी तरीके से रेशो यहाँ पे 3:1 मोनोहाइब्रिड हो गया, तो यहाँ पे 9:3:3:1 क्या हो गया आपका डायहाइब्रिड हो गया। ओके, वुमन में आपको मोस्टली क्या देखने के लिए मिलता है, टर्नर सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। तो मेन के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, नो डायरेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर काउंटर पार्ट, मोस्ट मेन हैव द एक्स एंड द वाई क्रोमोसोम विच डज नॉट टिपिकली कोरस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर अनलाइक द टर्नर सिंड्रोम इन द ह्यूमन। ओके, तो आपको मेंस के अंदर आपको बहुत कम ऐसे सिंड्रोम है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं जो जेनेटिक होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया है कि कंप्लीट द ट्री डायग्राम बिलो यूजिंग ऑन द टाइप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके आधार पर, उसके बेस के ऊपर आपको यहाँ पे एक जो टी डायग्राम है वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, मोनोजेनिक डिसऑर्डर, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर और पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। ओके, उसमें भी अगर आप मोनोजेनिक डिसऑर्डर में देखोगे तो दो तरह के आपको डिसऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आपका एल्बिनिज्म, दूसरा यहाँ पे सिकल सेल अनेमिया। ओके, एग्जांपल के तौर पे उसमें भी अगर आप एल्बिनिज्म में देखोगे तो एबनॉर्मेलिटी इन स्ट्रक्चर, एबनॉर्मेलिटी इन द नंबर। ओके, उसके बाद अगर आप नंबर में देखोगे कि इंक्रीज इन नंबर, नेक्स्ट यहाँ पे डिक्रीज इन नंबर। तो अगर आप इंक्रीज इन नंबर में देखते हो तो इंक्रीज इन नंबर में भी आपको दो सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, इंक्रीज इज ऑटोसोम्स और यहाँ पे दूसरे में इंक्रीज इन द सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा एक कंप्लीट जो टी डायग्राम है यहाँ पे आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा जो एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है वो लाते रहें। ओके, और प्लीज आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के